हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाकर बैठते हैं तो चतुर्थ भाव के कारकों का संबंध द्वादश भाव के कारकों से गहराई से जुड़ जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से कहा जाए तो ये स्थिति सामान्यतः बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी गई है, क्योंकि एक केंद्र भाव का स्वामी दो स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप घर, संपत्ति और पारिवारिक सुख से जुड़े हुए जो विषय हैं वो स्थायी रूप से संचित होने के बजाय व्यय, विदेश या आध्यात्मिक जीवन की दिशा में प्रवाहित होते हैं। फिर भी यह स्थिति एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत भी देती है, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भी प्रमुख भाव है और चतुर्थ भाव निवास का। तो इसलिए कई बार जातक अपने घर से दूर जाकर विदेश में भी निवास कर सकता है, वहां पर संपत्ति भी बना सकता है, साथ ही वहां से धन भी अर्जित कर सकता है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से इस योग को विदेश में बसने वाला एक मुख्य योग भी माना जा सकता है। द्वादश भाव का मुख्य संबंध विदेश, दूरस्थ स्थानों या जन्म भूमि से दूर रहने से है। जब चतुर्थेश यहाँ पर होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन की दिशा अक्सर कर जन्म स्थान से दूर जाकर विकसित होती है। ऐसा जातक लंबे समय तक विदेश में निवास कर सकता है, स्थायी रूप से भी किसी देश में जाकर बस सकता है। विदेश में जाकर घर, भूमि, वाहन और किसी बड़ी संपत्ति का स्वामी भी बन सकता है। अपने करियर, परिवार और जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी वो विदेश में जाकर प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन का अधिकांश भाग वो किसी विदेशी संस्कृति और वातावरण में व्यतीत कर सकता है। अगर द्वादश भाव के स्वामी साथ ही चतुर्थ भाव के स्वामी बहुत मजबूत होते हैं और पूरा चार्ट भी उनका समर्थन कर रहा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का ज्यादातर समय विदेश में जाकर व्यतीत होता है। यानी कि उसके विदेश में स्थायी निवास की संभावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है। द्वादश भाव व्यय का भाव है और चतुर्थ भाव घर और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस स्थिति में व्यक्ति अपनी घर, संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों में अत्यधिक खर्चा कर सकता है। यानी कि व्यक्ति यहाँ पर अपने घर को, संपत्ति को खरीदने में पैसा व्यय कर सकता है, घर को सजाने के लिए पैसा खर्च कर सकता है, मकान के रिनोवेशन में पैसा खर्च कर सकता है, उसके सौंदर्यीकरण में लगातार निवेश कर सकता है। एक से अधिक घर और संपत्तियों के कारण उसे नियमित खर्चा करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति भूमि तथा भवन संबंधी कार्यों में अत्यधिक धनराशि लगा देता है। यदि कुंडली शुभ हो तो यही व्यय व्यक्ति को भविष्य में लाभदायक निवेश सिद्ध हो सकता है, किंतु चतुर्थेश अगर अत्यधिक पीड़ित हो तो यही खर्च आर्थिक दबाव और वित्तीय अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस स्थिति का पूर्ण निर्णय संपूर्ण चार्ट को देखने के बाद ही किया जा सकता है। द्वादश भाव एकांत, दूरी, विदेश और आध्यात्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब चतुर्थेश यहाँ पर स्थित होते हैं तो ऐसे में माता के जीवन से जुड़े हुए विषयों पर भी इन चीजों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी कि माता भी विदेश में निवास कर सकती हैं। माता का जीवन आध्यात्मिक, धार्मिक या ध्यान साधना की ओर झुका हुआ हो सकता है। माता का जीवन एकांत, सेवा या विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी व्यतीत हो सकता है। इस माता और संतान के बीच में एक भौगोलिक दूरी दिखाई दे सकती है। जीवन के किसी चरण में माता और संतान के संबंधों में दूरी या परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल सकती है। द्वादश भाव मोक्ष, त्याग, साधना और आध्यात्मिक जीवन का प्रमुख भाव है। जब चतुर्थेश यहाँ पर स्थित होते हैं तो ऐसे में कुछ जातकों के जीवन में आध्यात्मिक निवास की कुछ विशेष परिस्थितियां भी बन सकती हैं। जैसे कि ऐसा व्यक्ति किसी आश्रम, मठ, आध्यात्मिक संस्थान या किसी धार्मिक समुदाय में निवास कर सकता है। जीवन के किसी चरण में व्यक्ति ध्यान, योग या साधना को अपना प्रमुख जीवन पथ बना सकता है। व्यक्ति अपना घर ऐसे वातावरण में स्थापित कर सकता है जहां आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता हो। व्यक्ति सांसारिक सुखों की अपेक्षा आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति को अत्यधिक महत्व दे सकता है। यदि संपूर्ण कुंडली और जीवन की परिस्थितियां अनुकूल हों तो ये योग व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की ओर गंभीरता से प्रेरित कर सकता है। चतुर्थ भाव मानसिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि द्वादश भाव ध्यान, मौन, आत्मचिंतन और मोक्ष का।
इस कारण ऐसे जातकों को मानसिक संतुलन, सामान्यतः भौतिक सुखों से कम और ध्यान, योग साधना, आध्यात्मिक अभ्यास तथा आत्मचिंतन से अधिक प्राप्त होता है। उसकी भावनात्मक शक्ति का आधार बाहरी परिस्थितियों की अपेक्षा आंतरिक साधना होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी वह ध्यान, आध्यात्मिक अध्ययन या ईश्वर भक्ति के माध्यम से स्वयं को संतुलित रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह स्थिति तब अत्यधिक सर्वोत्तम परिणाम दे सकती है जब चतुर्थेश दुष्ट भाव में होने के बावजूद भी बलवान, मजबूत, स्वग्रही, उच्च या शुभ प्रभाव देने वाले हों और द्वादश भाव विदेश और आध्यात्मिक जीवन का समर्थन कर रहा हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि चतुर्थेश पर पड़ रही हो और जीवन की परिस्थितियां विदेश में रहने या आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के अनुकूल हों। विशेष रूप से यदि गुरु चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति तथा धार्मिक या आश्रम जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योगों में से माना जा सकता है। वहीं पर यदि चतुर्थेश अत्यधिक पीड़ित हो, द्वादश भाव भी व्यक्ति का कमजोर हो, तो व्यक्ति को जीवन में कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि घर और पारिवारिक जीवन में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। बार बार व्यक्ति को निवास परिवर्तन करना पड़ सकता है, यानी व्यक्ति को शहर बदलने पड़ सकते हैं, देश बदलना पड़ सकता है या अपने घर को बार बार बदलने की जरूरत पड़ जाती है। संपत्ति के कारण लाभ के स्थान पर कई बार आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है, यानी कई बार वो संपत्ति लेते समय लोन आदि ले लेता है और जिनको उतारने की स्थिति उसके लिए बहुत ही कठिनाई भरी हो जाती है और दिन ब दिन आर्थिक बोझ उसके ऊपर चढ़ता जाता है। माता से जुड़ी हुई परिस्थितियों में दूरी या जटिलता की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अकेलेपन की भावना, मानसिक अलगाव या भावनात्मक असुरक्षा की भावना से भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। आध्यात्मिक आत्मचिंतन के स्थान पर अनावश्यक एकाकीपन या जीवन से कटाव की प्रवृत्ति भी विकसित हो सकती है, यानी कि कई बार ऐसा व्यक्ति लोगों से कटने लगता है, लोगों से दूरियां बन जाती हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला कर लेता है। अब अगर ग्रहों के अनुसार हम इसे समझने का प्रयास करें तो उसमें हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। जब वृषभ लग्न की कुंडली होती है तो सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में मेष राशि में स्थित होते हैं। तो ये स्थिति व्यक्ति के लिए कुछ प्रभावशाली मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। चतुर्थ भाव के विषय माता, घर, संपत्ति, सुख, समृद्धि, द्वादश भाव के विषय जैसे विदेश, आध्यात्मिकता और एकांत से जुड़ जाते हैं। उच्च का सूर्य होने के कारण यहाँ पर अधिकांश परिणाम सकारात्मक रूप से प्रकट होते हैं। ये योग दर्शाता है कि जातक के माता पिता विदेश में बसे हुए हो सकते हैं, यानी ऑलरेडी पहले से ही जातक के माता पिता विदेश में रहने वाले हो सकते हैं, अथवा उनका जीवन विदेशी भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ हो सकता है। माता पिता के माध्यम से व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक या अन्य कई प्रकार के लाभ मिलने की संभावना होती है। विशेष रूप से पिता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उन्नति और प्रतिष्ठा का कारण बन सकता है। ये स्थिति ये भी बताती है कि माता पिता अत्यंत धार्मिक, आध्यात्मिक और उच्च आदर्शों को अपनाने वाले हो सकते हैं। उनके संस्कारों का प्रभाव जातक के ऊपर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है और उसके भीतर भी आध्यात्मिक झुकाव विकसित हो जाता है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक उत्कृष्ट योग है जो व्यक्ति को विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में या विदेशी सरकारों से जुड़े हुए कार्यों में अत्यधिक सफलता दे सकता है। सूर्य सरकार और अधिकार का कारक है, इसलिए व्यक्ति विदेशी सरकार, दूतावास, प्रशासनिक संस्थानों या किसी अधिकार पूर्ण पद पर कार्य कर सकता है। द्वादश भाव अस्पतालों, सेवा संस्थानों, एकांत स्थानों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये योग चिकित्सा क्षेत्र, अस्पतालों, स्वास्थ्य प्रशासन या मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए करियर की भी प्रबल संभावना बनाता है। यदि सूर्य शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति विदेश में सम्मान, उच्च पद, प्रशासनिक कार्य, आध्यात्मिक उन्नति, माता पिता का सहयोग और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति करता है। ये योग जन्मभूमि से दूर रहकर भी प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सफलता दिलाने की विशेष क्षमता रखता है। अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली होती है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव की स्वामी होकर द्वादश भाव में मीन राशि में स्थित होते हैं। तो घर, माता, मानसिक शांति,
भावनात्मक आधार और मातृ सुख का संबंध विदेश, आध्यात्मिकता, एकांत, मोक्ष और आत्मचिंतन से स्थापित होता है। मीन राशि स्वयं आध्यात्मिकता, करुणा, कल्पना शक्ति, ईश्वर भक्ति की राशि है। इसलिए यहाँ स्थित चंद्रमा व्यक्ति को अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक स्वभाव प्रदान करता है। इस स्थिति का सबसे प्रमुख प्रभाव व्यक्ति के मन पर दिखाई देता है। उसका मन सांसारिक विषयों की अपेक्षा धर्म, ध्यान, योग, ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अधिक आकर्षित रहता है। वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करता है और बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति को महत्व देता है। ये योग ये संकेत भी देता है कि माता अत्यंत धार्मिक, आध्यात्मिक और आस्थावान महिला हो सकती हैं। उनका जीवन विदेशी यात्राओं, तीर्थ स्थानों या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। वह अपने संस्कारों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जातक के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। माता से प्राप्त धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा जीवन भर उसके निर्णयों का आधार बनती है। ऐसे जातक तीर्थ स्थानों, आश्रमों, धार्मिक स्थानों और विदेशी यात्राओं की ओर विशेष आकर्षित हो सकते हैं। उसे विभिन्न संस्कृतियों, आध्यात्मिक परंपराओं और पवित्र स्थानों को जानने की विशेष स्वाभाविक इच्छा होती है। यात्राएं उसके लिए केवल घूमने का साधन नहीं होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का माध्यम भी बनती हैं। मीन राशि चंद्रमा को असाधारण कल्पना शक्ति और रचनात्मकता भी प्रदान करती है। इसलिए ये व्यक्ति लेखन, काव्य, संगीत, चित्रकला, फिल्म, आध्यात्मिक साहित्य या किसी ऐसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर सकता है जहां पर संवेदनशीलता और कल्पना की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से उसे अपने करियर में अपनी रचनात्मकता एवं कल्पनाशील प्रतिभा का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से दूसरों की सेवा करना चाहता है। वह आध्यात्मिक शिक्षक, योग गुरु, हीलर, काउंसलर, ध्यान मार्गदर्शक या समाज सेवी के रूप में लोगों को मानसिक शांति, सही दिशा देने का कार्य भी कर सकता है। यदि चंद्रमा यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो, तो ये योग व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, विदेश में सुअवसर, गहन अंतर्ज्ञान तथा समाज की निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज में सम्मान और संतोष प्रदान करता है। अब अगर मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं। तो घर, माता, भूमि, वाहन और धर्म का संबंध विदेश, व्यवसाय, एकांत एवं आध्यात्मिक जीवन से स्थापित होता है। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। इस स्थिति का सबसे प्रमुख प्रभाव माता के साथ संबंधों पर देखने को मिल सकता है। माता और जातक के बीच बार बार मतभेद, तर्क वितर्क या एक दूसरे पर अधिकार स्थापित करने जैसी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि माता बचपन में ही विदेश चली जाए और जातक को माता का पर्याप्त साथ ना मिल पाए। इससे उनके बीच में भावनात्मक दूरियां भी बन सकती हैं। चतुर्थ भाव भूमि और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो द्वादश भाव हानि और व्यय का। इसलिए ये योग व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित हानि भी दे सकता है, या ऐसा व्यक्ति संपत्ति पर अत्यधिक धन खर्च कर सकता है। विशेष रूप से मंगल की महादशा या अंतरदशा में भूमि, मकान, रियल एस्टेट से जुड़े हुए मामलों में व्यक्ति को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। देश से जुड़े हुए विषयों में भी अत्यधिक सतर्कता अपेक्षित होती है। बिना उचित योजना के विदेश में निवेश, व्यवसाय या आर्थिक निर्णय लेने से अनावश्यक खर्च, आर्थिक हानि या कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए। यदि मंगल शुभ दृष्टि या नीच भंग जैसे योगों से मजबूत हो जाए, तो कठिनाइयां व्यक्ति के जीवन में काफी हद तक कम हो सकती हैं और व्यक्ति विदेश में परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त कर सकता है। फिर भी इस स्थिति में धैर्य, संयम और विवेक के साथ कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब अगर मकर लग्न की कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पर मंगल चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में स्थित होते हैं, जहाँ पर घर, माता, संपत्ति, लाभ और इच्छा पूर्ति का संबंध विदेश, व्यय, हानि, प्राथमिकता, धर्म और मोक्ष से स्थापित होता है। धनु राशि गुरु की राशि है।
इसलिए यहाँ मंगल की ऊर्जा धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक साधना की दिशा में प्रवाहित होती है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि माता अत्यंत धार्मिक, उच्च नैतिक मूल्यों वाली और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला हो सकती हैं। के जीवन में धर्म, संस्कार और आदर्शों का अत्यधिक महत्व होता है। यहाँ पर माता और संतान का संबंध केवल भावनात्मक नहीं होता है, बल्कि उच्च ज्ञान, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक समझ पर भी आधारित होता है। मंगल ऊर्जा, साहस और कर्म का कारक है। धनु राशि में स्थित होने के कारण व्यक्ति अपनी ऊर्जा को धर्म, योग, आध्यात्मिक प्रशिक्षण और लोगों के शारीरिक और मानसिक विकास में लगाता है। यदि यहाँ पर अन्य ग्रह भी व्यक्ति का सहयोग कर रहे हों, तो व्यक्ति विदेश में योग गुरु, फिटनेस प्रशिक्षक, मार्शल आर्ट प्रशिक्षक, आध्यात्मिक प्रशिक्षक या शारीरिक अभ्यासों के शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। मंगल रियल एस्टेट का भी कारक है, इसलिए ये योग विदेश में भूमि, भवन, रियल एस्टेट से संबंधित व्यवसाय या अनेक संपत्तियों का स्वामी बनने का भी संकेत देता है। व्यक्ति विदेश भूमि पर भी संपत्ति खरीद सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित व्यवसाय कर सकता है या विदेश में निवेश के माध्यम से अच्छे लाभ की प्राप्ति भी कर सकता है। यदि मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव में होते हैं तो ये योग विदेश में सम्मान, धार्मिक कार्यों में सफलता, संपत्ति से लाभ तथा आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। व्यक्ति अपने ज्ञान, साहस और कर्मशीलता के माध्यम से न केवल स्वयं आगे बढ़ता है, बल्कि दूसरों को भी स्वस्थ, अनुशासित और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। अब अगर बुध ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिथुन लग्न की कुंडली की बात करते हैं। यहाँ पर बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित घर, माता, शिक्षा, बुद्धि और व्यक्तित्व का संबंध विदेश, व्यय, आध्यात्मिकता और एकांत से स्थापित हो जाता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो कि बुध के मित्र हैं, इसलिए बुध यहाँ पर अपेक्षाकृत शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। शुक्र की कोमल और सौम्य प्रकृति के कारण ये स्थिति अत्यधिक सहज और अनुकूल मानी जाती है। इस स्थिति के अधिकांश परिणाम आध्यात्मिकता और विदेशी योगों से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति को विदेश में रहने, विदेशी संस्थाओं से जुड़ने अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य करने के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्ति का जीवन जन्मभूमि से दूर रहकर अत्यधिक विकसित हो सकता है। बुध बुद्धि, गणना और व्यापार का कारक है, इसलिए ये योग व्यक्ति को विदेश में वित्त, धन प्रबंधन, बैंकिंग, अकाउंटिंग, निवेश, टैक्सेशन और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्रदान कर सकता है। विश्लेषण करने की क्षमता और आध्यात्मिक सोच उसके करियर की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बुध वाणी और लेखन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह स्थिति व्यक्ति को लेखक, वक्ता, कंटेंट क्रिएटर, पत्रकार, अनुवादक, शिक्षक, प्रशिक्षक या संचार विशेषज्ञ के रूप में भी स्थापित कर सकती है। विशेष रूप से यदि उसका कार्य विदेशों या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ा हुआ हो तो उसको अत्यधिक सफलता मिलती है। यदि बुध शुभ प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और वित्तीय समझ के बल पर विदेश में सम्मान, अच्छी आय और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। ये योग ज्ञान और वाणी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की क्षमता भी प्रदान कर सकता है। अब अगर मीन लग्न की कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पर बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में कुंभ राशि में स्थित होते हैं। ये यहाँ पर माता, घर, शिक्षा, व्यापार और वैवाहिक जीवन का संबंध विदेश, बड़े संस्थानों, आध्यात्मिकता और एकांत से स्थापित होता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहां बुध अपनी तार्किक बुद्धि और संचार क्षमता का उपयोग व्यापक स्तर पर करता है। ये स्थिति व्यक्ति को विदेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कार्य करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। विशेष रूप से व्यक्ति को ऐसे कार्यों में अधिक सफलता मिलती है जहां संचार, लेखन, प्रबंधन, समन्वय, प्रशिक्षण, डेटा विश्लेषण तथा लोगों के साथ निरंतर संवाद आवश्यक होते हैं। बुद्ध की कल्पनाशीलता और कुंभ की मौलिक सोच मिलकर व्यक्ति को उच्च कल्पना शक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए वह पुस्तक लेखन, कविता, साहित्य, पटकथा लेखन, डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकता है। ये विचार सामान्य लोगों से भिन्न होते हैं और नवीन होते हैं। ये स्थिति विदेशी व्यापार के लिए भी अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। व्यक्ति आयात निर्यात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार या ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से अच्छा धन अर्जित कर सकता है। माता के साथ संबंध सामान्यतः मधुर और संवादपूर्ण होते हैं। दोनों के बीच में विचारों का अच्छा आदान प्रदान देखा जा सकता है तथा माता जीवन भर एक सलाहकार और प्रेरणा स्रोत के रूप में साथ देती हैं। यदि बुध यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और उत्कृष्ट संचार कौशल के माध्यम से विदेश में सम्मान, आर्थिक समृद्धि और व्यापक सामाजिक पहचान प्राप्त करता है। ये योग ज्ञान, लेखन और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के माध्यम से जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिलाने की क्षमता रखता है। अब अगर हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली की बात करते हैं। यानी कि कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और द्वादश भाव में मिथुन राशि में स्थित होते हैं। इस स्थिति में माता, घर, सुख, संपत्ति, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का संबंध व्यय, आध्यात्मिकता और एकांत के साथ स्थापित हो जाता है। मिथुन राशि बुध की राशि है, इसलिए यहाँ पर बुध और शुक्र की ऊर्जा का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान देखने को मिलता है। इस कारण ये स्थिति बुध और शुक्र के गुणों का सुंदर मिश्रण बनाती है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का विदेशों, विदेशी संस्कृतियों और आध्यात्मिक स्थलों के प्रति विशेष आकर्षण देखा जाता है। उसे विदेशी यात्राएं करना, नई संस्कृतियों को समझना तथा तीर्थ स्थानों और आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा करना अत्यंत प्रिय होता है। कई बार उसका जीवन और उसका करियर विदेश से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। शुक्र धन, सुख और विलासिता का कारक है। वहीं वहीं पर बुध बुद्धि, व्यापार और गणना का। इसलिए ये योग व्यक्ति को विदेश में वित्त, बैंकिंग, अकाउंटिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, टैक्सेशन, कारपोरेट फाइनेंस या धन प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यों में अच्छी सफलता दिला सकता है। विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय संस्थानों अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भी व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। यदि पुरुष जातक की कुंडली हो तो ये स्थिति ये संकेत भी देती है कि उसको उसकी पत्नी विदेशी भूमि से भी मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति विवाह के पश्चात विदेश से किसी न किसी प्रकार से जुड़ सकता है। यदि शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति विदेश में सुख सुविधाएं, आर्थिक समृद्धि, सुंदर जीवन शैली तथा आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकता है। ज्ञान, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता के माध्यम से व्यक्ति विदेश में एक अच्छी प्रतिष्ठा और धन अर्जित कर सकता है। अब अगर कुंभ लग्न की बात की जाए तो शुक्र यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली में चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में मकर राशि में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर घर, माता, भाग्य, कर्म, शिक्षा इन सब का संबंध विदेश में व्यय, आध्यात्मिकता और मोक्ष के साथ स्थापित हो जाता है। मकर राशि शनि की राशि है, जहां शुक्र व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये स्थिति व्यक्ति को विदेशी यात्राओं, विदेशी संस्कृतियों और आध्यात्मिक स्थानों के प्रति विशेष आकर्षण प्रदान करता है। ये स्थिति व्यक्ति के साथ केवल पर्यटन के उद्देश्य से ही नहीं होती बल्कि ज्ञान प्राप्त करने, कार्य करने या आध्यात्मिक अनुभवों के लिए भी विदेश जाना पसंद करता है। यदि ये पुरुष जातक की कुंडली है तो इसमें ये स्थिति ये संकेत भी देती है कि उसकी पत्नी विदेश भूमि से भी हो सकती है अथवा विवाह के पश्चात विदेश जाने के योग भी प्रबल हो सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से विदेश से जुड़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र धन और समृद्धि का कारक है, इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति विदेश में रहकर अथवा विदेशी संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से अच्छा धन और सम्मान अर्जित कर सकता है। विदेश उसके लिए आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। इस योग का एक विशेष प्रभाव ये भी है कि व्यक्ति अधिकारपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों, सरकारी अधिकारियों, वरिष्ठ प्रबंधकों या प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ कार्य करना पसंद करता है। ऐसे लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध बन सकते हैं
और उनके माध्यम से करियर में उन्नति प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो ये योग विदेश में सम्मान, धन, सुख सुविधाएं, उच्च जीवन शैली तथा भाग्य वृद्धि प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी विनम्रता, सामाजिक व्यवहार और व्यावहारिक बुद्धि के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकता है। अब अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो कन्या लग्न के माध्यम से गुरु चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में सिंह राशि में स्थित होते हैं। तो इस स्थिति में घर, माता, शिक्षा, संपत्ति, विवाह और सुख का संबंध विदेश, व्यय, आध्यात्मिकता, मोक्ष और एकांत से स्थापित हो जाता है। सिंह राशि सूर्य की राशि है, जहां गुरु अपने ज्ञान, धर्म और उच्च आदर्शों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को विदेश, आध्यात्मिकता और उच्च पद से जुड़े हुए विशेष अवसर प्रदान कर सकती है। इस योग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव माता के साथ अत्यंत सम्मानपूर्ण, ज्ञानपूर्ण और दार्शनिक संबंध के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर माता केवल पालन पोषण करने वाली ही नहीं होती हैं, बल्कि जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों, धर्म और विवेक की शिक्षा देने वाली प्रथम गुरु के समान होती हैं। उनके संस्कारों से व्यक्ति के भीतर उच्च आदर्श, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता विकसित होती है। यह स्थिति घर, माता, संपत्ति और विदेश के माध्यम से अच्छा धन और लाभ मिलने के संकेत देती है। व्यक्ति विदेश में घर और संपत्ति का स्वामी बन सकता है अथवा विदेश भूमि में लाभ की प्राप्ति कर सकता है। उसके पास बड़े घर, विशाल संपत्ति अथवा अचल संपत्ति का अच्छा संग्रह होने की भी संभावना रहती है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये योग अत्यंत शुभ माना जाता है। व्यक्ति को विदेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, विदेशी प्रशासन या अधिकारपूर्ण पदों पर कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। समाज में भी उसे सम्मान और नेतृत्व प्राप्त होता है। गुरु यहाँ व्यक्ति को दैवीय ज्ञान, उच्च नैतिक मूल्य और गहन आध्यात्मिक समझ प्रदान करते हैं। यह धार्मिक प्रवृत्ति का, उदार विचारों वाला या लोगों को सही मार्गदर्शन देने वाला हो सकता है। यदि संपूर्ण कुंडली यहाँ पर सहयोग करती है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक उपदेशक, शिक्षक, दार्शनिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। यदि गुरु यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो ये योग विदेश में सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति, माता का आशीर्वाद, संपत्ति से लाभ तथा उच्च पद और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। अब अगर धनु लग्न की कुंडली की बात की जाए तो गुरु यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं। इस स्थिति में घर, माता, सुख, शिक्षा, व्यक्तित्व और जीवन के मूल संस्कारों का संबंध विदेश, आध्यात्मिकता, गूढ़ ज्ञान, एकांत और मोक्ष के साथ स्थापित हो जाता है। वृश्चिक राशि रहस्यों, अनुसंधानों और गुप्त विद्याओं की राशि है। इसलिए यहाँ पर गुरु व्यक्ति को सामान्य ज्ञान से आगे बढ़कर गूढ़ रहस्यों की ओर आगे ले जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को माता के माध्यम से धन, घर, संपत्ति से लाभ, विदेश में आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, उच्च नैतिक मूल्य और विदेशी संस्थानों में सम्मान सामान्यता बने रहते हैं। माता का मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और धर्म का महत्वपूर्ण आधार बनता है। वृश्चिक राशि का विशेष प्रभाव ये है कि जातक की रुचि गूढ़ विद्याओं की ओर बढ़ती है। उसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्यवाद, आध्यात्मिक अनुसंधान, मनोविज्ञान तथा जीवन के अदृश्य पक्षों को समझने में विशेष रुचि होती है। यहाँ पर गुरु बलवान होते हैं तो व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का गुरु, आध्यात्मिक शोधकर्ता, तांत्रिक परंपराओं का ज्ञाता अथवा उच्च कोटि का ज्योतिषाचार्य बन सकता है। उसकी अंतः दृष्टि अत्यंत प्रखर होती है और वह लोगों की जटिल समस्याओं का समाधान अपने गहन ज्ञान के आधार पर देने में भी समर्थ होता है। यानी कि वो अपने ज्ञान के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी सरलता से कर सकता है। विदेश में रहकर भी वो आध्यात्मिक कार्यों, शोध, शिक्षा या परामर्श के माध्यम से अच्छी प्रतिष्ठा और आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकता है। माता से प्राप्त संस्कार, आध्यात्मिक वातावरण तथा गहन अध्ययन उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं।
यदि गुरु यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो ये योग व्यक्ति को विदेश से लाभ, आध्यात्मिक उन्नति, गूढ़ ज्ञान में प्रवीणता, मातृ सुख, संपत्ति से लाभ तथा समाज में एक विद्वान गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य के रूप में स्थापित कर सकता है। अब अगर शनि ग्रह के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में कन्या राशि में स्थित होते हैं। तो ऐसे में घर, माता, शिक्षा, संतान, मानसिक शांति और संपत्ति का संबंध विदेश, व्यय, एकांत और मोक्ष से स्थापित होता है। शनि स्वभाव से विलंब, संघर्ष और धैर्य का ग्रह है। इसलिए ये स्थिति व्यक्ति को विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता तो देती है, लेकिन कठिन परिश्रम और लगातार संघर्ष के बाद। इस योग का सबसे प्रमुख प्रभाव ये है कि व्यक्ति को विदेश जाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। वीजा, नौकरी, स्थानांतरण या विदेश में बसने की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की बाधाएं और विलंब आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि विदेश जाने की प्रक्रिया में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए बार बार विदेश जाने का मार्ग बनकर भी रुक जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति यहाँ पर अपना धैर्य नहीं छोड़ता है तो उसको इस कार्य में सफलता मिल सकती है। शनि की एक विशेषता यह भी है कि शनि जिस कार्य को भी लंबे समय के बाद देता है उसे लंबे समय तक बनाए भी रखता है। इसलिए यदि जातक एक बार विदेश पहुंच जाता है तो विदेश से वापस आना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। यानी जितना संघर्ष उसे विदेश जाने के लिए करना पड़ता है उतना ही संघर्ष उसे विदेश से लौटने के लिए भी करना पड़ता है। यानी कि परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि अगर वो विदेश से लौटना भी चाहता है तो लौटना उसके लिए आसान नहीं होता है। उसे लंबे समय तक स्थायी रूप से विदेश में ही रहना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों की वजह से लंबे समय तक विदेश में रहता है। द्वादश भाव व्यय का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ स्थित शनि व्यक्ति को मित व्यय भी बना सकता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति बहुत सोच समझकर खर्चा करने वाला हो जाता है। अनावश्यक खर्चे करना पसंद नहीं होता है। धन खर्च करने से पहले ऐसा व्यक्ति कई बार सोचता है। यानी कि देखा जाए तो वो आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है तथा अपने कठिन समय के लिए बचत को प्राथमिकता देता है। शनि को अपने श्रेष्ठ परिणाम सामान्यतः 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होते हैं। इसलिए विदेश से जुड़े हुए फल, स्थिर करियर और आर्थिक उन्नति के स्पष्ट संकेत उसके जीवन में लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद ही देखने को मिल सकते हैं। करियर की दृष्टि से ये योग व्यक्ति को कानून, प्रशासन, कूटनीति, सरकारी सेवा, दूतावास, अंतरराष्ट्रीय प्रशासन अथवा विदेशी सरकारों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्रदान कर सकता है। यदि अन्य ग्रहों का सहयोग भी व्यक्ति को मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में प्रशासनिक कार्य एवं अधिकारपूर्ण पद की प्राप्ति भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त शनि भूमि और भवन से जुड़े हुए दीर्घकालिक कार्यों का भी कारक है। इसलिए ये योग विदेश में रियल एस्टेट, भूमि, भवन, संपत्ति इन सब के माध्यम से भी व्यक्ति को धन प्रदान कर सकता है। यद्यपि यह लाभ व्यक्ति को धीरे धीरे और लंबे समय के बाद ही प्राप्त होते हैं। यदि शनि शुभ प्रभाव में हो तो प्रारंभिक संघर्षों के बावजूद भी व्यक्ति विदेश में स्थायी सफलता, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और दीर्घकालीन प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। अब अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात की जाए तो शनि यहाँ चतुर्थ और तृतीय भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में तुला राशि में स्थित होते हैं। इस स्थिति में घर, माता, साहस, परिश्रम और मानसिक आधार का संबंध विदेश, व्यय, एकांत और आध्यात्मिक जीवन से हो जाता है। तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। शनि का मूल स्वभाव विलंब और कठिन परिश्रम ही रहता है। इसलिए उच्च का होने के बावजूद व्यक्ति को विदेश संबंधी सफलताएं भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती हैं। यानी कि कठिन परिश्रम के बाद ही व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस युग में जातक को विदेश जाने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। एक बाधाओं, विलंबों और कठिन परिस्थितियों के बाद ही उसको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। यद्यपि तुला राशि में उच्च का शनि होने के कारण परिस्थितियां कुछ अनुकूल हो सकती हैं।
यानी कि अगर कहा जाए तो संघर्ष भले ही थोड़ा कम होता है पर पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है। यानी यहाँ पर भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। एक बार विदेश में स्थापित होने के बाद शनि का दीर्घकालिक स्वभाव सक्रिय हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को लंबे समय तक विदेश में रहना पड़ता है। कई बार उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर उसका विदेश से लौटना सरल नहीं होता है, यानी विदेश में ही उसको अपना अधिकांश समय व्यतीत करना पड़ता है। विदेश ही उसके लिए स्थायी निवास या कार्य क्षेत्र बन जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।